हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर ग्रेविटेशनल फोर्स को चालू करने जा रहे हैं। जो पुरानी बुक में तो यह 10 नंबर चैप्टर है, किंतु नई बुक में यह 9 नंबर चैप्टर है, शायद ऐसा कुछ है। तो एग्जैक्ट चैप्टर नंबर तो 9 या 10 नंबर है। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके मेन पॉइंट कौन कौन से पहले अपन वो देख रहे हैं। इनके मेन पॉइंट्स हैं, पहले मैं आपको उसका जो ऑब्जेक्ट क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, अपन उनको देखने जा रहे हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ही दिए हैं, तो पहले मैं टेक्स्ट बुक क्या बोलना चाह रही है अपन उसको देख रहे हैं। फिर इसके अपन मेन मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने जाएंगे। आपकी बुक कह रही है कि थोड़ा सा मैं इसको, चलिए, कह रही है कि आपने लर्न किया है, इंट्रोडक्शन है, लर्न किया है कि मोशन, ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे होता है। और प्रीवियस चैप्टर में कह रहे हैं कि अपन ने सीखा है कि मोशन ऑब्जेक्ट का कैसे होता है और फोर्स के कारण कैसे होता है। हम यह भी सीख चुके हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स की नीड होती है। हमने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे फेंक दिया जाता है तो वो अर्थ की ओर आ जाता है। हम जानेंगे कि हम यह भी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों ओर मूव कर रहे होते हैं। सन के चारों ओर मूव कर रहे होते हैं, जैसे हमारी अर्थ है वो भी सन के चारों ओर मूव कर रही होती है। इन सभी केसेस में क्या यहाँ पर भी कोई फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, या प्लैनेट्स के ऊपर कोई फोर्स लगता है। मून जो हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो क्यों लगाता है, कैसे लगाता है, क्या उसके ऊपर भी कोई फोर्स काम कर रहा होता है। इन सभी बातों को इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। क्या हुआ था कि इसमें आपकी बुक में ही दिया गया है कि ये जो सारी चीजें थी, जैसे अपन ने सोचा कि कोई अगर प्लैनेट्स सन के चारों ओर मूव कर रहा होता है, या कोई सॉरी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर मूव कर रहे होते हैं, और मून जो है हमारी अर्थ के चारों ओर कैसे मूव कर रहा होता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं न्यूटन को भी सोचने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। एक क्यूरियोसिटी न्यूटन के माइंड में भी थी। और अपन को मालूम है कि न्यूटन की लाइफ में ऐसा क्या हुआ था कि उसने इसके ऊपर फिर बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करी। वो सब अपन यहाँ पर देखेंगे। फोर्स जो रहता है, जो कि कह रहा है कि न्यूटन कुड गैप्स दैट सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अपन इसके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। ये इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दिया गया था, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग से चालू होता है, वो मैंने आपको बताया। अब हम इसके दूसरे पार्ट को, इसके ये चैप्टर में मीन्स हम इन सब ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में अपन जिन पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे, पहले उसके बारे में मैं बात कर देता हूँ। वो पॉइंट कौन कौन सी हैं, हमें क्या क्या इसमें अपन को पढ़ना है। तो यह चीज एक बार देख के फिर अपन इस चैप्टर में पूरा डिटेल चल रहे हैं। इन पॉइंटों के ऊपर अपन इसमें डिस्कस करेंगे। आप ये देखते हैं, पहले तो ग्रेविटेशन क्या है, और मैं यहाँ पर ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस बताऊंगा। ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, थोड़ा उसको भी अपन समझेंगे। दूसरा, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, और फ्री फॉल ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि जी क्या है, डिफरेंस बिटवीन जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी को देखेंगे, मास और वेट को देखेंगे, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून को देखेंगे। मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले शॉर्ट में मैं इन सारी चीजों को भी बता देता हूँ,
फिर अपन चैप्टर में एक एक पॉइंट को डिटेल समझते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले बात की जाती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी क्या है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स चैप्टर वाइज, चैप्टर के टॉपिक के चलेंगे। तो शॉर्ट में मैं पहले इसको समराइज कर देता हूँ, ताकि अगर मैं जब इसको रीड कर रहा होता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, तो आपको पता चलना चाहिए कि सर इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यह इस चीज को पहले अपन देखेंगे। जैसे मैं पहला ग्रेविटेशन के बारे में, एक्चुअली ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, और दूसरा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसको अपन देखते चल रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा और मैं इसको छोटा तो नहीं, बड़ा करूंगा मैं। सबसे पहले जैसे हम देखें कि ग्रेविटेशन क्या है, चैप्टर पढ़ेंगे और मैं बार बार बोलूंगा ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन, और अपन ग्रेविटेशन के बारे में जानते ही नहीं है तो किससे पता चलेगा क्या है। एक्चुअली ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इट बाय एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर से सुनिए कि अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है हर एक वस्तु को, एवरीथिंग को, बाय अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो बिना दिखाई देने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल पुल। उसी को ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे ग्रेविटेशन क्या है, तो एक वर्ड में आपका जवाब होगा कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर एक बिना दिखाई देने वाले फोर्स से अट्रैक्ट करती है, खींचती है। उसको अपन ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं या ग्रेविटेशन कहते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ क्या है। बच्चों देखो, इस चैप्टर को समझने से पहले मैं आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बता दूं क्या है। देखो क्या होता है कि इस चैप्टर के न्यूटन ने जैसे अपन को बताया कि अगर न्यूटन नहीं बताता तो हमें कैसे पता चलता कि जो अर्थ है उसके चारों ओर मून जो चक्कर है, सपोज अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो मून मून चक्कर लगा रहा होता है, वो बिना किसी फ्यूल का यूज किए हुए अपने ऑर्बिट में कंटिन्यू घूम रहा होता है। क्यों, इसके बारे में अपन इसकी स्टडी करेंगे। दूसरी बात कि हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर कब नहीं गिरेगा, कब गिरेगा, इन सारी चीजों की स्टडी का क्या प्रॉफिट हुआ। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि इजराइल का और ईरान और इनका युद्ध देख रहे हैं आप, वॉर देख रहे हैं आप। उसमें देखिए कि जिसको हम बहुत छोटे हुआ करते थे, रामायण चालू हुई थी इसकी रामानंद सागर की, उसमें देखिए आप कि किस तरीके से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं और उस मिसाइल को कैसे काट रहा है डोम, आयरन डोम इजराइल का, वो आपको रामायण में दिख जाएगा कि बाण छोड़े जा रहे हैं, दूसरा बाण उसको काट रहा है। एक्चुअली भले उस समय बाण बोले बोले गए थे, पर रही तो ईसाई यही रही होंगी। और ये टेक्नोलॉजी जो है, एक मिसाइल दूसरे मिसाइल को कैंसिल आकाश में ही कर रही है। तो आज से आप बहुत पहले बना हुआ, मेरे ख्याल से 1994 के आसपास, 5 के आसपास ये सीरियल बना हुआ, उसमें आप देख सकते हो उस चीज को। तो ऐसी ढेर सारी बातें, ये सारा आप कहोगे कि सर फिर यहाँ पर ग्रेविटेशनल में आप इसको क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो भैया ये बिल्कुल यहीं पर इस ये जो छोड़ी जा रही है मिसाइलें, वो इस ग्रेविटेशनल फोर्स और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रिंसिपल पे ही काम करती हैं। तो अपन ये न्यूटन के लॉ पर ही काम कर रही होती हैं। तो वो ये है वो एक्चुअली, खैर जो भी है, अब उसके बारे में बात करके इसमें यूनिवर्सल लॉ किसे कहते हैं, शॉर्ट में जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो उसको भी डिटेल में अपन को समझना है। यूनिवर्सल लॉ कहता है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो रहता है उसके ऊपर अट्रैक्ट करता है दूसरा ऑब्जेक्ट। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटेशन, जो कि अपन ने बता दिया कि हर एक ऑब्जेक्ट को, यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर रहा होता है, उसको अपन ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास। मतलब हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है,
m1 ऑब्जेक्ट है ए, उसका मास है m1, और दूसरा ऑब्जेक्ट है m b और उसका मास है m2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैंने साइन लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा वो इनके मास के प्रोडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसको अपन जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। दूसरा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा, फोर्स उनके उनके इनवर्सली डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और ये स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। इसको अपन इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तब अपन जब इसको सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में तो कुछ इस तरीके से इसको लिख देंगे, m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। वो वहां पर अपन एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो इस तरीके से बच्चों अपन इन चीजों को समझेंगे यूनिवर्सल लॉ को। तो ये यूनिवर्सल लॉ एक्चुअली यह है, जब अपन मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी कि सर यूनिवर्सल लॉ को हमें बता चुके हैं और ये यूनिवर्सल लॉ हमें पढ़ना भी है। मैं इसको हटा देता हूं और आगे ही अब अपन नेक्स्ट इसका टॉपिक ही देख रहे हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इंपॉर्टेंस क्या है यूनिवर्स लॉ के। तो ये इंपॉर्टेंस को अपन देखें, जैसा कि मैंने बताया, फिर भी एक बार इसका डिटेल देखते जा रहे हैं। इसके इंपॉर्टेंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट यह है कि इट बाइंड्स अस टू द अर्थ। ये जो यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशन का, वो ये बताता है कि हमें अर्थ से किस तरीके से हम बाइंड हैं, जुड़े हुए हैं। अगर हम यही लॉ अगर मून पे करते हैं तो क्या होता है, तो मून पे हम इस तरीके से जुड़े हुए नहीं रहते जैसे यहाँ अर्थ पर है। मून पे पैर रखेंगे तो पैर ऊपर उठता रहेगा, हम तैरते रहते हैं एक प्रकार से। और इट बाइंड्स अस टू द अर्थ हो गया। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और अर्थ के चारों ओर मून कैसे मोशन करता है ये उससे रिस्पॉन्सिबल है। और बच्चों इसीलिए इसका यूज, प्रिंसिपल का यूज करके हमने सैटेलाइट लॉन्च किए। सोचो सैटेलाइट अगर लॉन्च नहीं करते तो क्या होता, आपकी जेब में मोबाइल जब रखा रहता है ना वो काम नहीं करता। या आप मेरा लेक्चर मोबाइल से देख रहे हैं ना, तो ये कुछ भी इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं होता, पुराना जमाना होता। और फोन भी, जब पहले फोन की लाइनें बिछाई जाती थी, बाद में फोन करते करते कट जाता था, फिर पता चलता भैया लाइन कट गई है, अब आप कल फोन करिएगा। तो इस तरीके से चलता था। ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर स्टडी करके, और पता लगाया गया कि जैसे मून घूमते हैं तो मून जैसे ही अपन कोई सैटेलाइट को बना के अर्थ के ऑर्बिट में रख दें तो वो घूमता रहेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। सन के चारों ओर प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं ये उसके बारे में जानकारी देता है। कौन सा, ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। और इसके अलावा एक और एक ग्रेविटेशनल फोर्स मून पे, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैं बता देता हूं। तो क्या होता है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके बारे में अपन स्टडी करें, यूनिवर्सल लॉ, ये अपन को यह बताता है कि ग्रेविटेशन फोर्स बताता है कि मून के कारण ही समुद्र में टाइड्स आते हैं, अर्थ के समुद्र पे टाइड आते हैं, वो इससे मून के अट्रैक्शन के कारण आ रहे होते हैं। इसकी स्टडी को अपन को बताता है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। और नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये मैं बाद में करवा दूंगा, अब सीधा अपन चैप्टर पे चलते हैं और उसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे आपका पहली हेडिंग है बुक के अकॉर्डिंग, अगर अपन देखें तो इसकी पहली अपने पास हेडिंग है ग्रेविटेशन। ये ग्रेविटेशन होता क्या है, तो देखो ग्रेविटेशन
एक्चुअली मैंने आपको बता दिया था कि ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले ग्रेविटेशन वर्ड ही जो यूज किया था वो न्यूटन ने किया था। न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशन क्या था, तो आप लोग ने सुना होगा। एक बार मैं फिर से भरे आपको बता देता हूं। एक दिन न्यूटन क्या हुआ था कि न्यूटन को क्लास से बाहर कर दिया गया। न्यूटन ने एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा और वही उस समय उसकी नीचे आके एप्पल गिर गया। जब ने एप्पल उसके पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा तो न्यूटन उसके बारे में सोचने लगा कि यार ये एप्पल जो है वो नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं चला गया। विन तो और फिर अगर वो नीचे गिरा है एप्पल, देखो क्या लिखा है कि न्यूटन सोचने में पड़ गया कि यार अगर ये नीचे गिर गया तो फिर मून नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। मून भी तो अर्थ के ऊपर दिख रहा है, तो उसको भी गिरना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। तो न्यूटन ने इन दोनों केसेस को के ऊपर स्टडी करी और अपना कंक्लूजन निकाला, आर्ग्यूमेंट किया इसके ऊपर, और उसने इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करके ग्रेविटेशन लॉ को दिया। वो कैसे दिया उसको अपन देखें। तो सबसे पहले उसका क्या कहना है, मस्ट भी कह रहा है कि ये जो अर्थ है वो सबको खींचती है अपनी ओर, और अगर मून को नहीं खींच रही है तो उसका क्या कारण है, इसके बारे में स्टडी करी। तो ग्रेविटेशन नाम का वर्ड यूज किया। तो ग्रेविटेशन एक्चुअली होता क्या है अपन उसको देखते हैं। व्हाट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन अपन किसे कहते हैं, तो आप इसका क्वेश्चन का मैं बता देता हूं, और इसका आंसर भी आप लिखेंगे अपन, और फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले मैं एक और, चलो पहले ये लिख देता हूं ग्रेविटेशन क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, ये आपके क्वेश्चन हो गया। ग्रेविटेशन इज अ फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं और वो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होती हैं। ये दो सपोज ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन दोनों के बीच में फोर्स काम कर रहा होता है, म्यूचुअल फोर्स लग रहा होता है। इसको अपन ग्रेविटेशनल, ये इसको सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसको लगा रही है यहाँ पर और फोर्स लगा रही है, ये ए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और ये बी ऑब्जेक्ट लगा मान लेते हैं। तो और ये जो बी ऑब्जेक्ट है, चलो मैं बना ही देता हूँ, ये भी इसको इसी तरीके से फोर्स लगा रहा होता है। ये बी वाला जैसे ए के ऊपर लगा रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर जो म्यूचुअल फोर्स लगता है, ए बॉडी ए और बॉडी बी, ये पूरे यूनिवर्स में जो भी हैं एक बॉडी है एक दूसरे को फोर्स लगा रही होती हैं, उस अट्रैक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही अपन ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अपन कहेंगे या ग्रेविटेशन कहेंगे। हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशनल अलग हैं, बोलने में ऐसा लग रहा है सेम है, थोड़ा सा उनमें डिफरेंस है रिलेटेड, किंतु थोड़ा बहुत इनमें भी डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पर जो मैंने बताया, एक क्वेश्चन बन जाता है कि ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। तो ये छोटी सी जानकारी बोलने में एक है, आपकी बुक वगैरह में तो नहीं इतना दिया जाता, कभी कभी क्वेश्चन होता है, आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। तो क्या है कि इस ग्रेविटेशन, क्वेश्चन यह है कि इस ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेम, तो आंसर है नो। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट द सेम बट दे आर रिलेटेड कंसेप्ट इन फिजिक्स। किंतु फिजिक्स में ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आप इनको अलग अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना, आपने केमिस्ट्री में पढ़ के आए हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन अलग अलग नहीं हो सकती हैं। भाई रिएक्शन होगी तो ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रिएक्टेड नहीं और प्रोडक्ट बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। वैसे इसमें भी इन दोनों का होना जरूरी है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए जाइएगा जल्दी जल्दी। और अब ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या वो बता चुका हूं मैं। तो ग्रेविटेशन दोनों को एक साथ अगर अपन देखें तो इन दोनों को एक साथ मैं आपके सामने दे देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है। ये आप देखिए, इसको एक वर्ड के रूप में आपको मिलेगा तो थोड़ा अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा।
ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है उसको देखिए। देखिए क्या होता है, जनरली मैंने आपको बताया कि एक जैसा लग रहा होता है, किंतु और इसमें एक दूसरे फिजिक्स में एक दूसरे से ये रिलेटेड होते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका, मैं पेन का कलर चेंज कर दूं क्योंकि ऐसा कर देता हूँ रेड। तो द फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, उसको अपन ग्रेविटेशन कहते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने क्या बताया, दो बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या, जो फोर्स लगता है, अच्छा वो फोर्स कैसा होता है, इरिस्पेक्ट ऑफ द वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर और अपार्ट। क्या होता है कि ग्रेविटेशनल, पहले दोनों में ग्रेविटेशनल किसको कहते हैं, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं, ग्रेविटेशन, ठीक है ना। ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई फोर्स जो लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इक्वेशन फर्स्ट, और ये नहीं डिपेंड करता है कि भाई जो ऑब्जेक्ट है वो एक, और दूसरी बात होती है कि ये जो फोर्स होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के। तो इस इन दोनों में ये क्या हुआ, ये ग्रेविटेशन को बताएगा। किंतु जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, फोर्स के बारे में जब बात की जाती है तो यह बोला जाता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है, और इनके बीच में ये इसको फोर्स लगाएगा और ये इसको फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हो। यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। और यह डिपेंड नहीं करता कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है या नहीं। एक पत्थर है और वो दूसरे पत्थर के ऊपर, या एक मेज है, मेज के ऊपर एक पेन रखी हुई है, तो हम कहें कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो नहीं। अगर यहाँ रखी हुई है तो भी है, और नहीं रखी है ऊपर से आके गिरती हुई दिखाई दे रही है तो भी, दोनों कंडीशन में ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाएंगे। तो अच्छा, अब एक वर्ड को अपन देख लें, फिर अपन, और क्योंकि ये मुझे कंसेप्ट जब तक मैं क्लियर नहीं करूंगा तो चैप्टर को ढंग से अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब एक और चीज आप देखेंगे इसमें, तो क्या देखेंगे, ये ऐसा, दूसरा अपन एक वर्ड यूज किया जाएगा ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। क्या इन दोनों में भी कोई डिफरेंस है, तो पहले इसको देखकर फिर अपन चैप्टर में अच्छी तरीके से चले जाएंगे, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो इसको एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद अपन आपकी बुक में दी हुई एक्टिविटी में चलेंगे। ठीक है ना, मैंने इन दोनों को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस है, इसको देख लीजिए आप। ये कह रहा है कि क्वेश्चन है कि आर ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स सेम। आप इस एग्जाम से एक मैं आपको एक पिक बता दे रहा हूँ, डायग्राम बता दे रहा हूँ, डायग्राम से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम को आप देखिए, और दूसरा डायग्राम भी मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इसको थोड़ा छोटा कर दूं। चलो ये देखो, ये ग्रेविटी है, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है, ये एक दूसरे को फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक, इसको हटा रहा हूं, ये ग्रेविटी है ना। अब ये अगर ग्रेविटी है तो ग्रेविटी की, सॉरी ग्रेविटेशन है, तो ग्रेविटी क्या है उसको इस डायग्राम से आप देखिए। ये ये देखो, ये अर्थ पे चारों ओर फोर्स लग रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट है उसको चारों ओर फोर्स लग रहा है। अब आप इसको देखिए, अब आप इसकी थ्योरी को देखते हैं अपन। थ्योरी को वापस ले आ रहा हूं मैं।
देखिए ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी क्या है, तो कह रहा है कि नो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन, कह रहा है कि नो ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों रिलेटेड होते हैं फिजिक्स में ये कंसेप्ट में। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटेशन फोर्स टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन मीडियम, जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होता है, ठीक है ना। तो कौन से मीडियम में, ये लेना देना नहीं, ये ए है और ये बी है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो मीडियम या कॉन्फ़िगरेशन से कोई, यानी कि इसकी साइज वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, इनके बीच में फोर्स लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। अब दूसरा है ग्रेविटी क्या है, जैसे कह रहा है सिंपली ग्रेविटी वो क्या कहें, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सिंपली वी कैन से द म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। अब ग्रेविटी क्या है वो देखो, ग्रेविटी द फोर्स दैट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टू द center of celestial body such as earth on moon, it is often considered the natural property of the earth। तो इस तरीके से इसको अपन, जैसे ये मैंने अर्थ बताया, और ये जैसे मून को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अकेला खींच रही होती है, और उसके सेंटर से, उसके सेंटर का बड़ा रोल होता है, जैसे ये अर्थ का सेंटर है, ये डिपेंड करती है, और ये मून का सेंटर है, इनके सेंटर के कारण इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा होता है उसको अपन ग्रेविटी कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए ये मैंने ग्रेविटेशन किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया। अब एक्टिविटी आपकी 10.1 पुरानी बुक में, नई बुक में 9.1 को एक्सप्लेन करते हुए आगे अपन इस चैप्टर को करेंगे। आप इस चैप्टर को डिटेल देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको इसी तरीके से मिलेंगे, देखते रहिए और इसके अधिक से अधिक इसको शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो बच्चों आपने ये देखा, इसमें जो भी आपको और भी दिक्कत वगैरह आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा, मुझे बताइएगा। इस चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, न्यूमेरिकल भी ढेर सारे मैं ऐसे में आपको सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू।